रिकॉर्डिंग हाँ से स्टार्ट कर दे बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो। 36 स्टूडेंट्स आर देयर, 1 person is waiting। क्या है? चलो जितने हुए उतने। आपकी मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट तो नहीं हो रही है? समवॉट थोड़ा मुझे लगता है कि मैं फास्ट हूँ, बट ठीक है ना, फाइन, राइट? You can tell me last class 44 were there. Yes, Sejal, 44 were there. So no problem. No problem मुझे नहीं समझ में आता। देखो सृष्टि, हर्ष कोटेवार 70। यस हाँ ये हमारा हो गया है हर्ष, आपको अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग। लेट्स होप कि अर्ली हो जाए, ठीक है? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम रिकॉर्डिंग दो, और हो नहीं पाता है वो वर्कआउट, तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द टेक्निकल इश्यूज, बट वो हो जाना चाहिए प्रॉब्लम रिजॉल्व विद इन दिस वीक। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है? यस हाँ, एपिसोम concept is clear or not? Just tell me, give me thumbs up, yes or no? If I am going fast, so you can tell me कि मैम थोड़ा स्लो करो। मैं कभी भी अप्रिशिएट, आई ऑलवेज अप्रिशिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जितना भी पढ़ रहे हैं हम उसको अच्छे से पढ़े, ना कि बहुत भाग के यहाँ ये पढ़ना है वो पढ़ना है वो पढ़ना है, सब कुछ पढ़ ले और आता कुछ नहीं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, कह सकते हो कुछ भी। अगर मुझे कुछ नहीं समझता है, मैं खुद की बात करती हूँ, तो मैं उसको ही लेके 1 घंटा भी बैठती या 2 घंटे भी बैठती हूँ, जब तक उसको जो कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि वो मतलब ही नहीं है ना फिर, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो अननेसेसरी भागना। ठीक है बच्चों, कोई एक सिंगल बच्चा जिसको नहीं समझा है? एपिसोम, अगर हम प्लाज्मिड की बैक्टीरिया के लेवल पे बात करें, तो ऐसे कोई प्लाज्मिड जो कि किसी में इंटीग्रेट हो सकते हैं, एक समय में कुछ अलग और दूसरे समय में एकदम से इंटीग्रेट हो गया। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, या जिसमें कि हमारे बॉडी में तो प्लाज्मिड नहीं होते, यस, तो हमारे बॉडी में कौन एपिसोम करके वर्क करेगा? कोई बाहर से कोई वायरस इंटीग्रेट होगा तो वो हमारे बॉडी के, हमारे होस्ट के खुद के क्रोमोसोम के अंदर एंटर हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, तो वो भी एक टाइप का एपिसोम हुआ। बट क्या वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड की ओरिजिन जैसी थी वैसी थी क्या? नहीं, वो भी बाहर से आ रहा था, बट उसको भी हम एपिसोम कैटेगरी में रखेंगे। जो इंसर्शनल सीक्वेंस होते हैं, वी कैन से ट्रांसपोजोन्स, जो कि जंप करते हैं एक से दूसरे जगह पे, तो वो भी यूकैरियोट्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एपिसोम का कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है। अब हमने एक कवर कर लिया। चलो आज तो मेरी स्पीड काफी अच्छी थी, चलो मैं खुद को अप्रिशिएट कर रही हूँ, फाइन। अब यूकैरियोटिक सेल पे स्विच करते हैं। प्रोकैरियोट खत्म हुआ, सोचो कि प्रोकैरियोट में इतना पड़ा, यूकैरियोट में कितना? कुछ नहीं है, प्रोकैरियोटिक में जितना पड़ा है थोड़ा सा एडवांस रहेगा यूकैरियोट्स में। ऑब्वियसली तो कॉम्प्लेक्स सेल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सेल की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी रेज होगी। जहाँ पे हम छोटे से न्यूक्लियोइड की बात कर रहे थे, अब हम उस न्यूक्लियोइड को किसी न्यूक्लियस के अंदर रखेंगे प्रॉपर केस में, उसके साइड में अलग अलग सेल की ऑर्गेनेलीज आएगी, छोटे ऑर्गेनेलीज, लॉन्ग ऑर्गेनेलीज, हाँ, some kind of folding kind of organelles, some kind of, we can say, sac like structures, Golgi bodies, we can say this, some are free ribosomes, this kind of structure is present in eukaryotes. ठीक बच्चों, वेल मेम्ब्रेन बाउंड, यश हर्ष कोटेवार, यस हर्ष, ठीक है, कोटेवार सरनेम लेना। हाँ, यूकैरियोट सेल की बात करना है, लंबी सी लिस्ट पढ़नी है इसमें भी हमें, पर एक बार पढ़ लेंगे
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। मैडम इतना सारा, अरे बच्चों आपको लर्न हो जाएगा इससे, कोई प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रेज करेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रेज करेगा। एक्सप्लेन क्रोमैटिन। सिद्धेश आने तो दो मुझे न्यूक्लियस पे, मैं खुद ही अब किसी चीज को छोड़ती नहीं हूँ। सिद्धेश एक्सप्लेन क्रोमैटिन, ओके सिद्धेश वेट फॉर अ व्हाइल, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है सिद्धेश। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, इसमें रहेगी, इसमें नहीं रहेगी इतनी। क्रोमैटिन क्रोमोसोम पढ़ लेंगे इसमें हम। गोल्गी बॉडी, ये सेल वॉल, अगेन बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ ली, प्लांट की सेल वॉल पढ़नी बाकी है, ठीक है, वो इसमें करेंगे। क्लोरोप्लास्ट स्पेशली देखेंगे जो पहले नहीं देखा हमने। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर हमने बैक्टीरिया में क्या देखा, क्या था बेसिकली बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शन कर रहा था, प्लीज टेल मी। यस बच्चों, कौन कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन बैक्टीरिया में, कौन कर रहा था? नो वन नोज। हाँ, मेसोसोम, दिव्या सेज मेसोसोम, यस राइट मेसोसोम, मेसोसोम्स यस। चलो आगे, एकदम से आंसर आ जाते हैं, नहीं तो एक भी नहीं आता। ठीक ठीक ठीक, हाँ खत्म कर। आप यूकैरियोटिक को पढ़ते हैं तसल्ली से, शुरुआत करते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स इंक्लूड, अगर आप किंगडम पढ़ रहे हो, नीलम मैम मुझे याद नहीं है, आई थिंक वो किंगडम से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने मोनेरा को कवर किया होगा। हाँ, उन्होंने आपके प्रोटिस्टा को भी कवर किया होगा, अगर वो फास्ट अगर उनका हो गया होगा तो। हाँ हाँ, फंगी भी कवर की होगी, यस, प्लांट भी कवर किए होंगे, और एनिमल। इतना तो दूर तक मुझे नहीं लगता पहुंचे होंगे, ठीक है, इतना दूर पहुंचना इतना इजी नहीं है, ठीक। अब मोनेरा फैमिली है हमारी बैक्टीरिया की, जिसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट ऑर्गेनेलिस, छोटे छोटे ऑर्गेनेलिस वैसे है ही नहीं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही नहीं होते बैक्टीरियाज में, वो हमने देख लिया, हमने देख लिया। प्रोटिस्टा से लेके आगे सब कुछ आएगा आपके यूकैरियोट्स में, ये असिंगल था जो कि था आपका प्रोकैरियोट में, प्रशंसा से, ठीक, ठीक है। तो यूकैरियोट्स इंक्लूड व्हाट एग्जैक्टली, दे आर प्रोटिस्ट, they are plants, they are animals, they are fungi. In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization. Compartmentalization means compartment kind of condition होती है eukaryotes of cytoplasm through the presence of membrane bound organization, through the presence of membrane bound organelle। मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई भी चीज ऐसे साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोइड है घूम रहा है, यहाँ पे है आपके बैक्टीरिया राइबोसोम, कुछ कुछ बीच बीच में एग्रीगेट बना दिए ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स ने, तो बन गया आपका इंक्लूजन बॉडी, यहाँ से छोटा सा आपका मेसोसोम्स। तो ये सब कुछ किसमें थे? प्रोकैरियोट्स में डिस्पर्स फॉर्म में थे, और वो आपके फ्लूइड में फ्रीली फॉर्म में थे। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन की, मींस कंपार्टमेंट, यानी कि अगर न्यूक्लियस है तो उसके अंदर आपका डीएनए, उसके अंदर क्या है आपका डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर आ गया है, सेल के अंदर एक कंपार्टमेंट छोटा सा, सेल के अंदर एक कंपार्टमेंट आ गया। समझ लो कि प्रोकैरियोट मींस एक बड़ा सा घर है, और घर यानी पूरा खाली है, कुछ भी छोटे छोटे रूम्स नहीं। और यूकैरियोट्स क्या होता है? एक ऐसा घर जिसमें कि छोटी छोटी अलग अलग रूम बनी है अलग अलग फंक्शंस के लिए। कहीं में खाना बन रहा है, कहीं पे कुछ डाइनिंग है, कहीं पे प्रोसेसिंग हो रही है, कहीं पे कुछ टीवी देख रहे हो, लाइक काइंड ऑफ ऐसे सोचो, ठीक है। एक कंपार्टमेंट है, किसी में न्यूक्लियस, किसको न्यूक्लियस कहते हैं, और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी भी खुद की एक अलग से मेम्ब्रेन है, कंपार्टमेंट हो गया, अलग से बाउंड्री आ गई, मींस कंपार्टमेंट आ गया, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी तो यूकैरियोट्स में होते हैं। एडवांस कंपनी, यस सर, एडवांस कंपनी, एडवांस कंपनी, ठीक।
सिद्धेश, ऑल ऑर्गेनेलीज हैव मेम्ब्रेन। वेरी गुड सिद्धेश, हर्ष वेरी गुड। ठीक है, अब कंपार्टमेंट होते हैं, हर किसी को अपना अपना क्या दिया है, मेम्ब्रेन भी है, यानी कंपार्टमेंट हो गए सब। ठीक है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। बिकॉज ऑफ दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों हो रहा है कि ऐसी कोई छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज है, दिस आर ऑर्गेनेलीज, सेल की अपनी खुद के ऑर्गन्स, उसको हम सेल के बेसिस पे ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्यों ऑर्गेनेलीज? क्योंकि एक एक पोर्शन हमारी बॉडी में जहाँ पे रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम उसको लंग्स कहते हैं, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वैसे ही अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें या सेल की बात करें, सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए एक छोटा सा ऑर्गेनेली है, सेल का खुद का ऑर्गन, बट सेल इतना छोटा है तो उसके ऑर्गन्स को हमने क्या कहा, ऑर्गेनेली, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ऐसे क्या, वो बात की बात। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेली कंसेप्ट में सेल के अंदर जो छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स है उसको ही हम ऑर्गेनेलीज कह रहे हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है एक्सेप्ट राइबोसोम, यू कैन से यस। यहाँ तक ठीक है, यूकैरियोट्स की सुपरफिशियल आइडिया ठीक है। चले आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम, मैंने सोचा था कि होगा कि नहीं है इतना यहाँ तक। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम देखेंगे अभी पहले वाले टॉपिक को हमारे, जिसको मैंने स्टार किया है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा पढ़ना है हमें। तो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, राइट। ये बच्चे 36 कैसे हो गए, 48 थे ना। किसी के कोई टेक्निकल इश्यूज होते हैं एकदम से थोड़ी ना होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हैं हम, देखो डायग्राम, पहले इस डायग्राम को अच्छे से सोच लो, देख लो, ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि यही डायग्राम आगे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा कोई थ्रेड वाला स्ट्रक्चर, ऐसी कोई एक लेयर, ऐसी कोई दूसरी लेयर, ऐसी कोई बीच में ट्रांसपेरेंट लेयर, ऐसे मींस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऐसे कुछ एक आपको एक स्पेस दिखती है जो कि लेयर जैसी दिखती है, ट्रांसपेरेंट। आगे देखेंगे, ठीक है, इसको अलग माइंड में फिक्स करना है। फिर से आएगी ये डायग्राम, मैंने स्टेट की भी डायग्राम रखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और एनसीईआरटी की भी डायग्राम रखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। देखो, दिस इज योर स्टेट बुक डायग्राम, स्टेट बुक में ऐसी डायग्राम दी है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, याद आ रहा है, हमने पेप्टिड और ग्लाइकन पढ़ा था, तो किसको हम ग्लाइकन कहते हैं, किसको पेप्टाइड कहते हैं, किसको लिपिड कहते हैं। हाँ बच्चों, यस और नो, ये थोड़े थोड़े वर्ड्स याद हैं, ठीक, यस। ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम, देखो कहाँ पे शुगर है, देखो किससे लिंक है, प्रोटीन से, सी, these are cholesterol in between this, some yellow color body, these are cholesterol, cholesterol comes under lipid category। ये डायग्राम को माइंड में फिक्स करो, सिंपल डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज अनदर डायग्राम फ्रॉम स्टेट। ठीक है, बोलना दोनों को एक ही है, खाना है सीधे खाओ या उल्टा उल्टे हाथ से खाओ, खाना पेट में ही जाना है, राइट, सिंपल वे में पढ़ते हैं। चलो, एनसीईआरटी लाइंस, एनसीईआरटी पॉइंट्स। अब सेल मेम्ब्रेन, ये साइंटिस्ट को सुना है कभी, किस साइंटिस्ट का नाम सुना है? दिस डायग्राम इज एट 47, व्हाट इज 47 बेटा, कृष्णांश 47, हाँ, इट इज डिस्कवर्ड बाय शॉन, यस मैम, याद आ रहा है हमारा शॉन, हाँ, हमारा सेल थ्योरी वाला स्क्लीडन एंड शॉन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन
को डिस्कवर किसने किया था? शॉन ने 1838। एज इट इज याद रखना है, ठीक है, एज इट इज याद रखना है। स्टेट वालों को इतना याद रहना चाहिए, नीट वालों को ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। इसने डिस्कवर तो किया, बट सबसे पहले इस टर्म को यूज किया किसने किया? निगेली ने, और निगेली एंड क्रैमर ने। कब? 1855 में यूज लीगलाइज्ड, यूज किया किसने? निगेली एंड क्रैमर ने। डिस्कवर्ड बाय दिस, यूज बाय निगेली एंड क्रैमर फॉर द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फॉर द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट मीन्स अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें और न्यूक्लियस की बात करें, साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस, तो इनको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम? कवरिंग रख देते हैं। तो ये हो गई उसकी कवरिंग, ठीक है। तो अब इसको पढ़ो जरा। द टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय निगेली एंड क्रैमर फॉर मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में जिसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस की बात करते हैं, उसके ऊपर अगर कवरिंग आ गई तो उस कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स को मिलकर हमने प्रोटोप्लास्ट कहा है। फ्लूइड मोजाइक बाय स्वीडन, नहीं बेटा, सैंगर एंड निकोलसन है सिद्धेश। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आगे देखेंगे हम। और ये कौन है जो एरोस निकाल रहा है? आप बता रहे हो? कोई कुछ बताना सिद्धेश। नहीं बेटा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो आएगा वो सैंगर एंड निकोलसन के बेसिस पे आएगा, वो हम आगे देखेंगे, अभी उसको मत लो, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, ज्यादा पिच पे ये मत करो, मगअप क्या कहते हैं उसको, क्लब मत करो हर चीज को एक साथ जा रहे हो, हम सीक्वेंस से ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट वॉज नेम्ड प्लाज्मोलेमा बाय फ्लाउ। फ्लाउ एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या कहा कि ये क्या होती है, इसको हम प्लाज्मोलेमा भी कह सकते हैं। कुछ नहीं, प्लाज्मोलेमा थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड रहा तो इस बेसिस पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहना शुरू किया। फ्लाउ को भी ये कहना था कि कोई एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मोलेमा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच बाउंड्स द सेल, जो कि सेल को होल्ड करके रखती है, सेल को एक बाउंड्री देती है। उसने एक थोड़ा सा अलग से नाम दिया प्लाज्मोलेमा, उसके नाम को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, और क्या कर दिया उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। डिस्कवर तो शॉन ने की थी, यूज निगेली क्रैमर ने की, और उसको अलग से नामकरण कौन कर रहा है? फ्लाउ, ठीक है। पर इसका ये जो नामकरण कर रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका एक शॉर्ट वर्जन क्या है हमारा? इजी गोइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रेट एंड सिंपल। ये थे आपके अलग अलग साइंटिस्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनिशियल फेज में लिंक्ड है। आगे मॉडल्स आएंगे तो और साइंटिस्ट बढ़ेंगे, ठीक। अब आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन, दिस पूरी की पूरी मेम्ब्रेन इज व्हाट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका कंपोजिशन देखना है। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं मींस हम वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द सेवरल बायोमोलिक्यूल, किस बायोमोलिक्यूल से वो बनी है, व्हाट एग्जैक्टली इज द सेवरल बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में कौन से अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स टेक पार्ट लेते हैं, उनका कंपोजिशन हमें जानना है। सीधे से प्रोटीन एंड लिपिड, हाँ बताना जरा कौन कौन से प्रोटीन है और कौन कौन से लिपिड है। यस, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बनी किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले लिपिड, फॉस्फोलिपिड को कभी नहीं भूलना, मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड होता है। उसके अलावा स्टिरॉल होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, बाकियों के भी होता है बट हमारे इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड
स्पिंगोलिपिड, स्पिंगो में स्पिंगोसिन बैकबोन होता है। यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री नहीं बताऊंगी, जितने भी मेरी बायो से रिलेटेड केमिस्ट्री रहेगी उतने भी हमने जान लिया। दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज अ सिंपल, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब ये था हमारा लिपिड। इतने अलग अलग टाइप के लिपिड इन्वॉल्व है। इस लिपिड को मैक्सिममली ये लिपिड इन्वॉल्व होता है फॉस्फोलिपिड, बाकी भी होते हैं बट एज कंपेयर टू रेस्ट अदर थ्रीज इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। प्रोटीन की बात करते हैं, जो प्रोटीन इन्वॉल्व है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में, वो मैक्सिममली फाइब्रस, ग्लोब्यूलर, स्ट्रक्चरल, कैरियर और क्या होते हैं, रिसेप्टर हो सकते हैं। रिसेप्टर किसी को रिसीव करने वाले, ऐसे कोई प्रोटीन बने जो कि क्या बने, आगे जाके रिसेप्टर बन गए। कोई भी बाहर से आएगा उसको अपने तरफ रिसेप्टिव मैकेनिज्म देखेंगे, रिसेप्टिव मींस उसको कैच कर लेंगे, उसके अगेंस्ट अंदर सिग्नल भेजेंगे, अलग अलग बातें आएंगी। सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे वर्ड्स हमने सुने, क्या याद रखना है, ऐसे वर्ड्स हमने सुने, वो किसी चीज, कोई किसी चीज को कैरी करता है, कोई किसी चीज के कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टेक पार्ट लेता है। किसी किसी का शेप ऐसा है फाइबर जैसा, किसी किसी का शेप इस टाइप से ग्लोबुलर जैसा। तो इस टाइप से प्रोटीन की बात इन जनरल बात, ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट की बात, तो हेक्सोज होते हैं, हेक्सा अमीन्स होते हैं जिसमें अमीन ग्रुप लग गया हेक्सोज पे, और फ्यूकोज भी होता है। हाँ, फ्रुक्टोज बेसिस पे एक फ्यूकोज काइंड ऑफ वी कैन से एक शुगर का नाम कहेंगे हम, तो वो भी एक शुगर में इन्वॉल्व है या कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व, तो इस टाइप के नाम आएंगे। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम डील करेंगे तो हमें बेसिकली इतने ज्यादा नाम भी नहीं देखने, जस्ट हमें कार्बोहाइड्रेट ये वर्ड ही आएगा, यस यही वर्ड आएगा। फिर भी उसमें कौन से अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जस्ट मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दी, ठीक है। इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, इसको ज्यादा ध्यान में रखना है, इस टाइप को ज्यादा ध्यान में रखना। कैरियर क्या था, रिसेप्टर क्या था, रिसेप्टर करके नाम याद किया था हमने, तो सुना था हमने, ऐसे कुछ चीजों को अच्छे से माइंड में फिक्स कर दो। बेसिकली द कंपोजिशन इज व्हाट, इट मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में क्या, प्रोटीन में क्या और कार्बोहाइड्रेट में क्या, तो ये बातें थी। बेसिकली तो आपको यही याद रखना है। बट लिपिड की बात करें तो कौन सा मेन लिपिड, तो फॉस्फोलिपिड, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है, बाकी भी होंगे पर वो कम होंगे। चले आगे एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। ये जो एरो किसने निकाला है, यहाँ पे एरो को रिमूव करो, चलो किसने भी किया। अब एनसीईआरटी के पॉइंट्स पर, एनसीईआरटी की जैसी लाइंस मैंने यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि वैसी लाइंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना, अभी आप अगर स्टेट को पढ़ो या एनसीईआरटी को पढ़ो आपको सब सही सही लगेगा, सब कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हाँ यस, चले आगे। हाँ, अब एनसीईआरटी के पॉइंट्स, एनसीईआरटी की लाइंस को वैसे के वैसे मैंने कॉपी किया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। A detailed structure of membrane was studied only after advanced electron microscope in 1950। जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हम कब डिस्कवर, इट वाज स्टडीड ओनली आफ्टर, डिस्कवर हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। कौन कह रहा है, शॉन कह रहा है 1838 में। शॉन कब कह रहा है, 1838 में। बट उसका डिटेलिंग, उसका डिटेल स्ट्रक्चर, वो सिर्फ कह रहा है कि ऐसा है, उसने ऐसे ऑब्जर्व किया होगा बट डिटेल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं किया। क्यों रुक गया, क्योंकि तब तक हमारे जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने एडवांस नहीं थे। जब माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा एडवांस आने लगे, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने लगे, तब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, बिकॉज मैंने आपने जो इनिशियल क्लासेस थी तभी मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया था। जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, भाविका, तिलक, सेजल थी,
हाँ बच्चों बताना जरा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम। तो क्यों हम इसको कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया तब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी क्यों नहीं हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा क्लियर होता है। 1000x नहीं कहेंगे हर्ष, 1000x तो आपके आपके किस में आता है? आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही वो उतना कैच कर लेगा, 1000 माइक्रोस्कोप 1000 टाइप्स। इसमें तो हम 5 लाख थाउजेंड्स की बात करते हैं बच्चों, पता है ना 5 लाख थाउजेंड। वो स्लाइड बहुत पीछे चली गई, 6 नंबर की स्लाइड थी, अब हम शायद से हम अभी 140 नंबर की स्लाइड पे है, तो इतना पीछे में नहीं जा सकती। ठीक है भाविका से, हाँ हम 5 लाख की भी बेसिस पे बात की। ठीक है, अब तो इतना ज्यादा हाई रिजोल्यूशन, इतना ज्यादा हाई रिजोल्यूशन जो था वो बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और डिटेल में हम जा पाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हम समझ पाए कब? 1950s में। ठीक है यहाँ तक। दूसरी लाइन एनसीईआरटी, केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन especially in a human RBC enables the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. सबसे पहले जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हुई तो साइंटिस्ट ने आरबीसी को चूज किया और आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोलेट किया, वी कैन से डिड्यूस किया, to deduce the possible structure, to we can say to deduce the possible structure क्या कहेंगे हम? to find out the possible structure of plasma। किसको यूज किया? आरबीसी। अब कोई भी एक स्टूडेंट मुझे ये बता पाएगा कि इन्होंने आरबीसी को क्यों चूज किया, क्यों दूसरे किसी सेल को क्यों नहीं चूज किया बॉडी में से, क्यों आरबीसी को ही पकड़ा? बच्चों मैंने आपका आरबीसी का कंसेप्ट क्लियर किया है, जितना मुझे याद है ई न्यूक्लिएटेड का कंसेप्ट क्लियर किया है, हाँ या ना? हाँ तिलक आर यू देयर? सेजल, प्रशंसा, बता पाओगे कोई कि आरबीसी ही क्यों उन्होंने यूज किया? आरबीसी के स्टडी, आरबीसी सेल को कंसीडर करके स्टडी करने की क्यों सोची, क्यों दूसरे सेल को नहीं कंसीडर किया? एनीवन? नो वन। आरबीसी डोंट हैव न्यूक्लियस, तो क्या होता है दिव्या, न्यूक्लियस नहीं है तो इसलिए उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजी हो गया स्टडी करना। यस, इसलिए वो क्या हो गया? इजी हो गया। देखो आरबीसी जो है, आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मैक्सिममली और बाकी चीजें उसमें कम है, न्यूक्लियस नहीं है। हाँ न्यूक्लियस ही नहीं है, देखो 10 मिनट रनिंग लेट कह रहा है टाइम। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर्स उसमें अंदर नहीं है, बेसिकली सब कुछ उसने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। क्यों? कि उसने उनको हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ाना था, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेंगे तो ऑक्सीजन को ज्यादा ट्रैप करेंगे, तो नेचर ने क्या किया है? मैच्योर आरबीसी में से न्यूक्लियस को हटा दिया है। मैच्योर आरबीसी, तिलक कॉन्केव शेप सो इजी टू इन्यूक्लिएटेड। हाँ तिलक, सिर्फ मुझे ये बताना था कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए आरबीसी को क्यों पकड़ा है? इसलिए कि उसमें फालतू के ऑर्गन, फालतू के इन द सेंस वी कैन नॉट से फालतू के ऑर्गन, बट अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोकस करना है, अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोकस करें तो बाकी अलग अलग ऑर्गेनलीज बीच बीच में इंटरप्शन क्रिएट ना करे, तो ऐसे कोई सेल को पकड़ते हैं जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है और उसमें बाकी के ऑर्गेनलीज नहीं है, सो दैट कि हम जब स्टडी करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट्स में एरर नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? एरर नहीं मिलेगी। समझा क्यों उन्होंने यूज किया है आरबीसी को? यस, हमारी ह्यूमन की बॉडी में आरबीसी को क्यों यूज किया है उन्होंने? समझा बच्चों? इज दिस क्लियर? और इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। A model organism is cell is RBC, RBC सेल को ऑब्जर्व किया है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
और उस बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आइसोलेट किया है। ये 2 लाइनिंग्स थी आपके एनसीईआरटी के, एज इट इज मैंने क्लब कर दी, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर, ये 2 लाइनिंग थी, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, पता है आपको, ये आपको पता है, ठीक। अंडर, जो बच्चे नए हैं बच्चों, आपको सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और उसमें बहुत सिंपल वे में मैंने बताया है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा जब कभी आपके वेबसाइट स्टार्ट होती है या क्या, हाँ, तो थोड़ा आप विजय सर के कॉन्टेक्ट में रहो, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे उसके बारे में, ठीक है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दीज अपीयर ट्राइलैमिनर, ये वर्ड आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइपार्टाइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो हमें ट्राइलैमिनर और ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर मिलता है। क्या मिलता है? ट्राइलैमिनर और ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, यानी ऐसा कोई एक लेयर मिलेगा, ऐसा कोई दूसरा लेयर मिलेगा, एक ऐसी एक लेयर मिलती है, एक ऐसी एक लेयर मिलती है, और एक बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम ऑब्जर्व करते हैं 3 टाइप के ऐसे बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर मिलती है, क्योंकि बीच में तो स्पेस है ना, तो एक लेयर बन गई, एक ऐसे स्पेस में एक प्रॉपर एक लेयर बन गई, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट लेयर। देखो, और साइड में यहाँ पे डेंस था, सब प्रोटीन्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स थे, उसके ऊपर प्रोटीन थे, यहाँ पे भी ऐसे ही था। तो इस यहाँ पे क्या बना है आपका स्ट्रक्चर, कैसे बना है? थोड़ा डेंस बना है। देयर इज एन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंस और डार्क लेयर, ये दोनों डार्क लेयर मिली है उन्हें, और ये बीच की क्या मिली उन्हें? ट्रांसपेरेंट लेयर मिली है। और ऑन ईदर साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर, हाँ, ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है इसके दोनों साइड में, ऑन ईदर साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर, 2 डेंस डार्क लेयर अपीयर। और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितनी लेयर हो गई? 3। तो इसको कहते हैं हम ट्राइलैमिनर या ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर इज विजुअलाइज्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये दोनों वर्ड्स को अच्छे से हाईलाइट करके रखना, ये आपके एनसीईआरटी के लिए काम में, सॉरी, ये आपके नीट के लिए काम में, और ये सब पॉइंट्स आपके स्टेट के बेसिस पे काम में, ठीक है। अब बच्चों, आपकी एग्जाम कब लेनी है? मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई कह रहा है कि गूगल फॉर्म आपके मोबाइल पे वर्क नहीं कर रहा है या वर्क नहीं होगा, तो मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हुआ। अदरवाइज मेरा पेपर सेट किया है मैंने ऑनलाइन, सब कुछ ठीक है। टाइमिंग भी मैं दूंगी आपको 25 मिनट का या 30 मिनट का 20 क्वेश्चंस के लिए। मैं तो सोच रही हूँ 25 मिनट ही दे, ठीक है। और उस बेसिस पे पेपर हम रन कर सकते हैं। बट मुझे आप बताओ कि कोई एक सिंगल बच्चा जिसको गूगल मीट पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं गूगल मीट पे एग्जाम लेने की सोच रही हूँ, और मैं जो पढ़ाऊंगी आपको वो मैं जूम पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि जूम पे ना जो चैट का ऑप्शन आता है ना, वो मुझे इंपॉर्टेंट है, और वो गूगल मीट पे चैट का ऑप्शन नहीं आता, तो थोड़ा मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। चैट का ऑप्शन आना जरूरी है, अदरवाइज मुझे कैसे समझेगा कि इंटरेक्शन प्रॉपर है या बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो गूगल मीट पे हम एग्जाम ले सकते हैं, इट्स देयर। आई नो कि चैट ऑप्शन इज देयर, बट वो अलग अलग टैब में ओपन होता है, तो वो एक साथ रन नहीं हो पाते बच्चे, ठीक है। हर्ष, सिद्धेश, इज देयर माइनस मार्किंग? नो एनी माइनस मार्किंग इज देयर। अर्लियर क्लास इनिशियल पेपर, तो देयर इज नो मार्किंग, माइनस मार्किंग। पेपर का लेवल भी नॉर्मल है। वी कैन डाउनलोड गूगल मीट, गिरीश से। गर्ल्स बच्चों, आप में कोई प्रॉब्लम है? गर्ल्स को जनरली होती है प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है तो आप, अगर किसी का टेक्निकल असिस्टेंस आपके पास हो, तो आप गूगल मीट पे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं इस पे एग्जाम लेना चाहती हूँ, और मैं पढ़ाना आपको जूम पे चाहती हूँ, ठीक। नो प्रॉब्लम, फिर कर दूं सेट? कब का कर दूं टॉपिक? हर्ष पूरा टॉपिक आएगा प्रोकैरियोट्स का, पूरा प्रोकैरियोट, अब तक जितना भी प्रोकैरियोट हुआ है। कर दे फाइनल? कब करना है? संडे को करे? कल? नहीं, कल संडे है ना? हाँ, आज मुझे जाना है, वैसे आज मुझे यानी ऑब्वियसली ईद है और, बट मुझे जाना है आज मेरे वर्क प्लेस पे। हाँ, अभी 9 बजे जाना था, पता नहीं इतना टाइम हो गया, आई एम ऑलवेज लेट।
9 तो बज गए। ठीक है, ओके। तो संडे को रखते हैं। यस, ऑब्जेक्टिव विल कम। यस सिद्धेश, ऑब्जेक्टिव विल कम। और टाइमिंग रहेगा आपका, जैसे 9 o'clock मेरा एग्जाम, नहीं मैं टाइमिंग रख रही हूँ 4 बजे का। 4 बजे की टाइमिंग कोई प्रॉब्लम है इवनिंग में? 4 बजे या 5 बजे? नो प्रॉब्लम। किसी की क्लैश तो नहीं हो रही किसी की क्लास? भूमिका से 4 PM 4 मैम वेडनेसडे वाई? यामिनी वाई यामिनी वेडनेसडे बताना बेटा। यामिनी आई कैन पोस्टपोन, यू जस्ट टेल मी द एग्जैक्ट वैलिड रीजन फॉर दैट। यामिनी फटाफट बताओ। वी हैव ओनली 3 minutes, लेस देन 3 minutes। यस मैम tomorrow। सिद्धेश says, यामिनी says मैम वेडनेसडे। वाई यामिनी बताना बेटा। यामिनी मैं राखी के लिए जा रही हूँ। ओके, मोबाइल भी लेके जाओगी? यस, मोबाइल भी लेके जाओगी। हाँ, लैपटॉप होगा तो लैपटॉप भी लेके जा सकती, लैपटॉप की बैग आती है। हाँ, बीच में 20 मिनट के लिए वेट कर, टाइम निकाल लोगी। इतना लेट नहीं करते, मुझे ना लेट पसंद नहीं है, वो वैसे ही पोस्टपोन हो रही है। यामिनी रास्ते में कर लेना यामिनी, पेपर उसमें क्या है, वो हो जाता है। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी गूगल मीट पे एक साइड में, और एक आप एट द सेम टाइम दूसरे टैब में पेपर स्टार्ट करोगे। मैं तभी आपको लिंक भेजूंगी जब मैं गूगल मीट पे आऊंगी, जब बच्चे आप सब लोग आएंगे, ठीक है? तब मैं टाइम अलॉट करूंगी। रिस्पॉन्स जब मुझे कहना है कि जब मैं कहूंगी कि हाँ यस 25 मिनट इज ओवर, उसके बाद आपको सबमिट करना है इनिशियली। सबमिट करने के बाद मैं रिस्पॉन्स क्लोज करूंगी। अगर आपने मैं अगर रिस्पॉन्स क्लोज कर रही हूँ उसके पहले अगर आपने सबमिट नहीं किया पेपर, तो आपकी मार्किंग कितने आएंगे? 0 आएंगे, याद रखना। हाँ, यू हैव टू सबमिट योर पेपर बिफोर माई रिस्पॉन्स विल बी एंडेड, ठीक है? जब तक मेरा रिस्पॉन्स एंड नहीं होता उसके पहले आपको क्या करना है? पेपर सबमिट करना है। अगर आपने बाद में पेपर सबमिट किया तो रिस्पॉन्स आपको, आपने बाद में पेपर सबमिट किया तो आपको 0 मार्किंग आएगी, ठीक है? मैं आपको 25 to 30 मिनट के बीच में दूंगी। कल का टाइमिंग संडे, कल संडे को गूगल मीट की जो भी लिंक होगी वो आपकी शेयर हो जाएगी आपके ग्रुप में। टाइमिंग रहेगा 4 PM का, ठीक है? यस यामिनी 4 PM टाइमिंग रहेगा बेटा। थोड़ा सा मैनेज करना होता है अपनी पढ़ाई के लिए, और ये तो बहुत ज्यादा हैंडी है, मोबाइल लेके घूमो इधर उधर और पेपर दे दो, ठीक है? 20 क्वेश्चंस आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, अच्छे से डिटेल पढ़ना है, सिंपल पेपर, ठीक है? और गूगल मीट पे जो लिंक आएगी उस पे लिंक उसमें आपको आना है। ओके ओके ओके, यामिनी सेज ओके, ठीक है? यामिनी भी मान गई। I get old notes. Can I get old notes? How you can get old notes? Your friends will help you in that. बच्चों जो पुराने नए बच्चे हैं उनको हेल्प करो जरा। थैंक यू मैम हर्ष खोटेवाल, थैंक यू। बाय, थैंक यू हर्ष। हाँ ठीक है, कल का फिक्स डन।